हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर्स और वेक्टर के बारे में। अब मान लो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती है कि जा करके 5 किलो चीनी खरीद के लाओ। सो मुझे ये बताओ कि क्या 5 किलो चीनी खरीदने के लिए तुम्हें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है? मतलब कि अगर तुम नॉर्थ वाले दुकान में जाओ या साउथ वाले दुकान में जाओ या ईस्ट वाले में जाओ या वेस्ट वाले में जाओ, चीनी को ऊपर से देखो नीचे से देखो, क्या 5 किलो चीनी 5 किलो चीनी ही रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें दिल्ली से क्या करना है, तुम्हें दिल्ली से जाना है देहरादून, और मैं तुम्हें कहता हूं दिल्ली से देहरादून 250 किलोमीटर की दूरी पे है, क्या तुम इसी डेटा से देहरादून पहुंच जाओगे? नहीं। अरे अगर तुम नॉर्थ में चले जाओगे 250 किलोमीटर तो तुम आ जाओगे हिमाचल प्रदेश में। तुम अगर साउथ में चले जाओ तुम चले जाओगे मध्य प्रदेश में। तुम अगर ईस्ट में चले जाओ तुम चले जाओगे उत्तर प्रदेश में, और वेस्ट में चले जाओ तो तुम चले जाओगे राजस्थान में। तो अगर मुझे देहरादून जाना है तो मुझे 250 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कुछ एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है। तो देखो, मैंने दो चीजों की बात की। एक तरफ मैंने बात करा मास का और एक तरफ बात करा डिस्प्लेसमेंट का। एक जगह मुझे क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड, केवल 5 kg, और दूसरी तरफ मुझे 250 किलोमीटर प्लस डायरेक्शन। तो ऐसे पैरामीटर्स जहां पे हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उनको हम लोग कहते हैं स्केलर, और ऐसे पैरामीटर जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है उन्हें कहते हैं वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, सो पहली क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड विथ द मैग्नीट्यूड और साइज, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ और साइज, ठीक है, जिसके पास हो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आई हैव डिस्टेंस, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, वर्क, वॉल्यूम, फ्लक्स। These are some examples of scalar quantities. ध्यान रखना, scalar quantities are those quantities which are specified only by the magnitude. There is no direction involved in scalar quantities. जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? तो वेक्टर क्वांटिटीज रेफर टू those physical quantities that are characterized by the presence of both magnitude as well as direction. And one more thing, and they obey the vector law of addition. तो ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग आगे जानेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एरिया। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें कि डायरेक्शन भी चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, और इनको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही आसान है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। हम लोग मान लो कहते हैं कि A इज अ वेक्टर, मान लो कि कहते हैं कि A जो है मेरा इट्स अ वेक्टर, तो A के ऊपर एक एरो लगा देना है। इफ यू कैन सी इट अर्थमेटिकली, B इज अ वेक्टर तो B के ऊपर एरो, C इज अ वेक्टर तो C के ऊपर एरो। तो दिस एरो एंड A के ऊपर एरो, इट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अगर हम पिक्टोरियली डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन मेक एन एरो लाइक दिस, इस तरह का एरो बना देंगे, ठीक है। इसका एक जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे कहेंगे हेड, नीचे वाले पार्ट को कहेंगे टेल, और ये जो है इसका जो हेड और टेल है ये हमें डायरेक्शन देगा, और साथ साथ जो इसका साइज है वो हमें मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। तो वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर्स यूजिंग दीज टू मेथड्स। अर्थमेटिकली किसी भी ए बी सी के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देंगे, इट्स अ वेक्टर, या फिर हम लोग पिक्टोरियली एक एरो, एक बड़ा सा एरो बना करके भी हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ठीक है सर, हम लोग दो वेक्टर्स के बारे में बात करें तो उनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा? तो लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया, ऑरेंज कलर का मैंने बनाया है, पिक्टोरियली बना रहा हूं तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं।
दूसरा वेक्टर मैंने व्हाइट कलर का बना दिया यहाँ पे। और इन दोनों को देखो मैंने कैसे अरेंज किया है, तो पहले व्हाइट का टेल है, फिर हेड, फिर ऑरेंज का टेल, फिर हेड, टेल हेड कन्फिग्रेशन में है। तो अगर मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगाएंगे, और वो अरेंजमेंट क्या है, तो हम लोग इनको टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हम लोग इनको टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे। और जब इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो यहां पे दो एंगल्स तुम्हें बनती हुई दिख रही होंगी। तो इनमें से जो स्मॉलर एंगल है, द स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेट मी रिपीट इट, दो वेक्टर्स कैसे भी दिए हुए हैं, तुमको उनको अरेंज करना है हेड टू हेड या टेल टू टेल, और उनके बीच में दो एंगल्स बनेंगी। जो छोटा वाला एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। अब जरा चला जाए, तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो कि मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें मेरे पास तीन वेक्टर्स है ए, बी और सी, और तुम्हें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जरा बताओ कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है। तो तुम वीडियो को यहां पॉज करके देख सकते हो कितना एंगल है, ट्राई। ओके, तुमने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, तो लेट्स सी कि इनके बीच में कितना एंगल है। भाई पहला चीज तो तुम्हें याद ही होगा क्या करना है। सबसे पहले हमें, अच्छा क्या ये टेल टेल कॉन्फ़िगरेशन में है, टेल टू टेल जॉइंट है या हेड टू हेड जॉइंट है क्या? नो, यहां पे तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन में है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर्स को हम लोग उसी डायरेक्शन में पैरेलल इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे ए और बी को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है, ठीक है। ए को मैंने बी के टेल के साथ अरेंज कर दिया है, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया है। जब मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा यहाँ पे, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ट्रायंगल का एंगल है और जो ये बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला जो एंगल मैंने बनाया है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या एंगल 60 डिग्री है, 45, 90, 150? नो। अगर तुम देखो तो अंदर में जो ट्रायंगल का वर्टेक्स का एंगल है वहां पे, दैट इज 60 डिग्री, और ये पूरा लाइन इज 180 डिग्री। तो मुझे लगता है कि जो हमारा आंसर होना चाहिए, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इट शुड बी 120 डिग्रीज, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को टेल टू टेल लगा दिया। अंदर का जो एंगल है, ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है, दैट इज 60 डिग्री। तो टेल टू टेल में जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होगा, दैट विल बी 120 डिग्री। ओके फाइन, गेटिंग इट। तो अगर बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। दो वेक्टर्स बने हुए हैं स्क्रीन पे, जरा बताओ तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? अरे इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। अब जरा बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? दिख रहा होगा तुम्हें, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास हमें एंगल निकालना अब तो आ गया होगा। टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, जो छोटा वाला एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हम लोग वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। जो मैं बात कर रहा था ना कि वेक्टर के पास तीन चीजें होती हैं, पहला कि मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा मैंने कहा था कि इट मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में मेरे पास कई सारे लॉज हैं, उनमें से मेरा पहला लॉ है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें ध्यान रखना कि ये एक पिक्टोरियल लॉ है, ठीक है। तो पिक्टोरियली इसमें हम लोग दो वेक्टर्स का सम कर सकते हैं। किस तरह से सम करेंगे, देखो मान लो कि एक वेक्टर दिया है ए। अच्छा, मैं ये वेक्टर बोल रहा हूं, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ये वेक्टर एक फोर्स हो सकता है, ये वेक्टर वेलोसिटी का हो सकता है, ये वेक्टर मोमेंटम का हो सकता है, ये वेक्टर टॉर्क का हो सकता है, ठीक है। ये वेक्टर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हो सकता है। मैं ए और दूसरा मान लेता हूं बी।
ये दो इस तरह से वेक्टर दिए हुए हैं और एक रेड मैंने बनाया, एक वाइट बनाया है। इन दोनों का मुझे सम निकालना है। तो मान लो कि ये दो फोर्सेज हैं जो किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं, एक को इधर खींच रहा है, एक को इधर खींच रहा है। तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, मतलब सम ऑफ बोथ द फोर्सेज, मतलब सम ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मैं बोलूंगा रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ ए प्लस बी। तो इसको पिक्टोरियली सॉल्व करने का कुछ नियम है। क्या नियम है जरा समझो। पहला नियम है, इसको हम लोग अरेंज करेंगे टेल हेड पैटर्न में या हेड टेल अल्टरनेट पैटर्न में। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, हम इसको अरेंज करेंगे हेड टेल या टेल हेड अल्टरनेट पैटर्न में। तो कर देते हैं अरेंज हो गया। ठीक है, अब मैंने ए को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा आगे, तो बी के साथ टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब मुझे जरा ये बताओ कि इस लॉ का नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं सर? 3 साइड होते हैं, तो 2 साइड तो मिल गया। इसका मतलब जो तीसरा साइड होगा, द थर्ड साइड विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो जो ये थर्ड साइड बनेगा, अच्छा बनाना कैसे है ये भी ध्यान रखना, बी के टेल से टेल और ए के हेड से हेड। तो हमें जो थर्ड साइड बनाना है, हेड टू हेड ज्वाइन करना है और टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो जो ये थर्ड साइड होगा, दिस विल बी द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे पास 2 वेक्टर से ए और बी, इन दोनों का हमें सम निकालना है। तो पहला स्टेप होगा, इनको रीअरेंज करो। कैसे? टेल हेड या हेड टेल अल्टरनेट पैटर्न में 2 साइड बन गए। तीसरा साइड इज गोइंग टू गिव अस द सम ऑफ ए एंड बी, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। और जो थर्ड साइड है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो थर्ड साइड विल गिव अस द सम ऑफ ए एंड बी। दिस इज नोन एज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आई होप कि तुमको इतनी बात समझ में आई है। तो बिना सब्सक्राइब किए और लाइक किए मत जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।